क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स इतना एंड आई इक्वल टू इतना, देन फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो हमें के को फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है, और हमें बता रखा है, ये भी शो करोगे ए स्क्वायर कुछ इसके बराबर है, ठीक है। पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं, एलएचएस में क्या है, ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ जब ए इंटू ए हुआ होगा तब ए स्क्वायर हुआ होगा। ए क्या है, इतना कुछ है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए की जगह रखो, फिर मैट्रिक्स इतना, फिर इंटू ए की जगह रखो इतना कुछ, ठीक है। देखो 2/2 ऑर्डर की, ये भी 2/2 ऑर्डर की, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखो कैसे पता चलेगा आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ये तो खैर मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, वो नहीं, लास्ट ऐसे से पता चलेगा आपको। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वाले हिस्से से और सेकेंड मैट्रिक्स के रो वाला हिस्से से, दोनों में सेम नंबर है, 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो इनका प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएंगी, उसका ऑर्डर कैसे होगा, पहली मैट्रिक्स का रो वाला हिस्सा देखो 2, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम वाला हिस्सा देखो 2, तो 2 क्रॉस 2 की होगी दूसरी, मतलब प्रोडक्ट होने के बाद मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ये ऑर्डर होगा। फिलहाल देखो, फिलहाल हमें रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, -2 इंटू +4, -2 इंटू +4, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, अपने से प्लस लगाओ, -2 इंटू -2, -2 इंटू -2, हो गया इतना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इतना, -2 इंटू -2, अपने से प्लस लगाओ, -2 इंटू -2, ठीक है। इतनी बात हुई, तो यहाँ भी को सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, -8 हो गया है। अब इसे सॉल्व कर, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, +4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, -8 हो गया, तो कितना +4, ठीक है। तो फिलहाल ये ऐसे कुछ हो रहा है। मैट्रिक्स 9 -8 1 हो गया, -6 + 4 सब्ट्रैक्ट होगा ना ये, तो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। -8 + 4 -4, 12 -8 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 12 - 8 4 होगा। तो फिलहाल हमारे पास ये आ रहा है क्या, ए स्क्वायर कुछ इतना आ रहा है। इसे मैं इक्वेशन एक्स कह देता हूँ। अब आर से सॉल्व करते हैं। ये वाला कितना है, के -2i है, ठीक है। आई के बारे में बताइए, आई दे ही रखा है, के भी दे रखा है, मतलब ए भी दे रखा है, हमें के फाइंड करना है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। ये भी देखते हैं, चलो आओ फिर और सॉल्व करते हैं। आर एच एस इक्वल टू क्या है, के ए -2i है, ठीक है। के पता नहीं है, के तो निकालना है। फिर ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 ऑर्डर की, जो कि हमने लिख दी है ये, ठीक है। -2 तो नंबर ही हुआ, 2 इंटू आई कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि ये है, दे रखी है, ठीक है। देखो के मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी मैट्रिक्स से, तो अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ के मल्टीप्लाई होगा। के इंटू 3 3 के इंटू -2 -2 के इंटू 4 4 के इंटू -2 -2 के। वैसे फिर देखो, माइनस का साइन बाहर रहने दो, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, सिर्फ 2 ले गए हम अंदर मल्टीप्लाई, माइनस को बाहर ही रहने दिया। अगर -2 अंदर मल्टीप्लाई करते तो बाहर प्लस बच जाता, तो फिर यहाँ पर को माइनस नहीं करते, हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है।
देखो उसका ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, 2/2 की ये भी है, 2/2 की ये भी है, तो ऑर्डर सेम है तो आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए। 3k माइनस 2, इसका करस्पॉन्डिंग ये -2k -0, 4k -0, 4k -0, -2k -2, ठीक है, ये हुआ, सॉरी फ्रेम से बाहर चल गया, इक्वल टू इतना 3k -2, 4k -0, 4k हुआ -2k -2, कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो RHS कुछ सॉल्व होने के बाद कुछ इतना आया, ठीक है। ठीक, हमें क्या करना है, फाइंड करना है k को, ठीक है। और हमें ये भी बता रखा है कि सो दैट a² इक्वल टू k a -2i कह रखा है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के इक्वल है, ये हमें कह रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करने के बाद इतना आया, तो फ्रॉम इक्वेशन x एंड इक्वेशन y LHS इक्वल टू RHS, LHS कितना है, इतना है, ठीक है, इतना मैट्रिक 1 4 -2 -4 इक्वल टू RHS कितना है, इतना, ठीक है, 3k -2 4k -2k -2k -2, ठीक है। इसका भी ऑर्डर 2x2, उसका भी ऑर्डर 2x2, देखो ये आपस में इक्वल है, इनकी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो 1 इक्वल है 3k के, सो दैट 1 इक्वल टू 3k -2, वैसे देखो -2 इक्वल होगा -2k के, -2 इक्वल होगा -2k के, फिर ऐसे 4 इक्वल होगा 4k के, 4 इक्वल होगा 4k के, फिर -4 इक्वल होगा इतने के, -4 इक्वल होगा -2k -2k, ठीक है। देखो यहाँ से सॉल्व करो, 2 को इधर भेजो, -2 इधर हो गया, +2 हो जाएगा, +2 1 + 2 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3k, तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो 1 हो गया। वैसे देखो -2 से -2 कट गया कितना होगा, तो 1 बचा, तो k इक्वल टू 1, 4 से 4 कट गया तो k इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ देखो -2 इधर आएगा, यहाँ -4 है तो यहाँ +2 हो जाएगा, और यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड में -2 के गए, -4 + 2 -2 का माइनस इक्वल टू -2 के, ये -2 इधर आएगा, डिवीजन में आएगा इसके साथ, तो क्या होगा, -2 अपॉन -2 होगा इक्वल टू k, -2 कट जाएगा तो क्या कितना होगा आगे पर को, k इक्वल टू 1 होगा, तो सब में k इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि k की वैल्यू हमें निकालने को गई थी ना, तो k कितना है, 1 है, ठीक हो गया ये सब। 18 क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू इतना मैट्रिक्स एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, देन सो दैट, फिर इतना कुछ बनाना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ ऐड करके कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड वाली के बराबर होनी चाहिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है वो इक्वल है नहीं है, ठीक है, वो उसके अंदर के एलिमेंट से पता चलता है कि इक्वल है नहीं है करके, ठीक है। तो सबसे पहले आई के बारे में कहा, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, एक ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, ठीक। तो ये तो हमने बता दिया, ये तो गिवन है, और ए के बारे में बता रहे हैं, ये है। सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलएचएस में क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई प्लस ए, ठीक है, आई क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ए कुछ इतना दे रहे हैं, ठीक है। पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आई प्लस ए, आई कितना है, इतना 1 0 0 1, ठीक है, प्लस प्लस हुआ, ए कितना है, ये दे रखा है, उसे एज इट इज लिख दो, मैट्रिक्स 0
फिर 10α/2 माइनस 10α/2 0, मैट्रिक्स क्लोज कर दो। ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 2x2, सेम ऑर्डर है दोनों का, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनका आपस में ऐड करो। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स से आएगी, 2x2 की मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, ठीक है, इसका ये करस्पॉन्डिंग, तो 1 + 0 कितना होगा, 1 + 0 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर वो क्या होगा, 0 + 10α, 0 प्लस फिर ये कितना है, सॉरी -10α/2 ये हुआ। फिर 0 + 10α/2, 0 + 10α/2। ठीक है, फिर यहाँ पर वो 1 + 0, 1 + 0, एक एक चीज़ मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, सच दैट i + a = देखो 1 + 0 1 ही हुआ, प्लस माइनस 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 10α/2, 0 + 10α/2, 10α/2, 1 + 0 1 हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इतना आया। ठीक है, LHS सॉल्व करने के बाद कुछ इतना आया, उसको इक्वेशन x के दिया। अब ज़रा RHS सॉल्व करते हैं। RHS कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है, देखो i - a, फिर इंटू मैट्रिक्स cos अल्फ़ा, फिर यहाँ नीचे sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अब ज़रा से ऊपर सॉल्व करते हैं। आई कितना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी ऑफ ऑर्डर 2, 1 0 0, सॉरी ये 1 होगा क्योंकि डायगोनल 1 होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और बाकी सब जगह एलिमेंट 0 होगा। ठीक, डायगोनल में 1 है, ऑफ ऑर्डर 2 की थी तो बना दिया है। ए कितना है, ए हमें दे रखा है, वो लिख दो। ठीक है, इसके एलिमेंट भी हमने लिख दिए हैं, ये भी ऑर्डर 2x2 ऑर्डर किए है। ये फिर देखो इनका तो लिख दिया, आई लिख दिया, माइनस लिख दिया, ए लिख दिया, फिर इनटू मैट्रिक्स इतना लिखो, ये है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, ये ऐसा हुआ। देखो ये आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। देखो इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2, सेम ऑर्डर की हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 1 - 0, फिर 0 - 10α, 0 - 10α/2। ठीक है, ये हुआ 0 - 10α, 0 - 10α/2 है, सॉरी, फिर 1 - 0, 1 - 0, फिलहाल इतना हुआ। फिर ये देखो इंटू मैट्रिक्स cos अल्फ़ा, फिर ये sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, इसे और सॉल्व करो, 1 - 0 1, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10α/2, ये 0 - 10α माइनस 10α/2, 1 - 0 1 ही हुआ। ठीक है, फिर इंटू फिर मैट्रिक्स cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, फिर माइनस sin अल्फ़ा, फिर ये cos अल्फ़ा। ठीक है, ये इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 2x2, 1 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम। ठीक है, वैसे इसका भी। अब देखो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं इसके हिसाब से। देखो पहले वाली का पीछे वाला और दूसरी मैट्रिक्स वाला का आगे वाला सेम नंबर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी या कहीं इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, तो वो उसका ऑर्डर कितना होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, वो पहली वाली मैट्रिक्स के आगे वाले को लो, यानी कि इस 2 को लो, उससे इस यहाँ पता चलेगा इसकी 2 रो होगी। दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम वाला हिस्सा लो, यानी कि पीछे वाला हिस्सा लो, यानी कि 2 को लो, इससे पता चलेगा कि इस वाली का इसमें कॉलम 2 होंगे, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स आएगी इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद। 2x2 यानी कि 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, और 2x2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो ये बात हो गई समाप्त यहाँ पर को। अब इसे आगे अगले पेज में मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहली वाली का कॉलम से पहली मैट्रिक्स के रो से स्टार्ट करो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम वाले को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
1 इंटू कॉस अल्फ़ा, अपने से प्लस लगाओ, 10 इंटू साइन अल्फ़ा, सॉरी 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में बात करते हैं। तो 1 इंटू माइनस एल अल्फ़ा, 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, अपने से प्लस लगाओ, फिर 10 इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, 1 इंटू साइन अल्फ़ा। देखो एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें एक एक स्टेप मैं लिख भी रहा हूँ, वैसे नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू साइन अल्फ़ा को सीधे साइन अल्फ़ा लिख देना था। ठीक है, वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा सॉरी, आपने से प्लस लगाओ, फिर 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, काम हो गया सब। पहली वाली मैट्रिक्स की रो ने सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम को पूरी बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सारी रो ने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर एलिमेंट हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर को काम करना शुरू करेंगे। देखो 1 इंटू कॉस एल्फ़ा, ठीक है, देखो 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब मैं ऐसा करता हूँ, 10 अल्फ़ा को मैं 10 अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहीं पे को लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर को लिख भी देते हैं फॉर्मूला, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, वो होता है 10 एक्स होता है। ठीक है, यहाँ एक्स की जगह पर कोई अल्फ़ा बाई 2 है, सॉरी यहाँ 10 एक्स की जगह पर कोई अल्फ़ा बाई 2, तो 10 अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा, ये ऐसा हो गया। फिर यहाँ भी देखो 1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, प्लस प्लस लिखो 10 अल्फ़ा बाई 2 को यहाँ दोबारा से साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख देता हूँ, फिर इंटू कॉस अल्फ़ा ऐसा रहने दो। ठीक है, यहाँ पर को भी देखो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को मैं 10 अल्फ़ा बाई 2 को लिखता हूँ मैं क्या, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आई बात समझ गए, इंटू कॉस अल्फ़ा ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये बात हुई, प्लस प्लस लिखो 1 इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा हो गया। ठीक है, देखो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, खैर उसको लिखने में 10 अल्फ़ा बाई 2 को मैं लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, ये बात है। तो भाई इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर को न्यूमरेटर में क्या है, कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ न्यूमरेटर में कितना है 1 है, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ क्या है एलसीएम हो जाएगा, या ऐसा कहते हैं कॉस अल्फ़ा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इसके साथ हो जाएगा ऊपर। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर वो भी होगा, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वही बात हो जाती है। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अपॉन कितना हुआ ये कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसे इस तरह से, अभी हाल यहाँ पर देखो कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ये वाली चीज़ ऐसे लिखो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये ऐसा हो रहा, यहाँ सॉल्व करो, इस चीज़ को ऐसे लिखो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, देखो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ होगा मल्टीप्लाई, ना कि यहाँ, क्योंकि देखो प्लस प्लस इधर की तरफ है ना, इधर से होगा मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज़ इसका ही पार्ट है ऊपर का। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 इस माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा,
तो सॉरी ये माइनस आगे लिख दो, और यहाँ पर को बची हुई जगह पर को कॉस अल्फा बाई टू ऐसा लिख दो, ठीक है। कॉस माइनस कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, वहाँ की चीज़ ये ऐसी हुई, अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। ये सारा दिखना भी चाहिए साफ। तो ये वाला सॉल्व करो, कॉस एल बाई टू यहाँ कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, फिलहाल ये चीज़ ऐसे रहने तो साइन अल्फा ऐसा लिखो, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, मैट्रिक्स को क्लोज करो, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में सबके कोई ना कोई फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर कौन सा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। पहले इस वाले एलिमेंट को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है, कॉस अल्फा बाई टू। फिलहाल ऐसा देखो, अगर मैं अल्फ़ा को ए कहूँ और अल्फ़ा बाई टू को बी कहूँ, वैसे देखो यहाँ अल्फ़ा को मैंने ए कहा, अल्फ़ा बाई टू को बी कहा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। क्या, कॉस ए माइनस बी। ए किसको कहा, अल्फ़ा को, बी किसको कहा मैंने, अल्फ़ा बाई टू को कहा। आई बात समझ में। अब देखो इस वाले हिस्से को देखो, नीचे वाले टर्म को देखो, यहाँ पर को मैं कॉस अल्फ़ा बाई टू डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, और ऊपर अगर मैं अल्फ़ा को ए कहूँ और अल्फ़ा बाई टू को बी कहूँ, वैसे इसमें भी अल्फ़ा को ए कहना पड़ेगा और अल्फ़ा बाई टू को बी कहना पड़ेगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का है। साइन ए माइनस बी, ए अल्फ़ा है माइनस बी कितना है, अल्फ़ा बाई टू है, ठीक है। इतना हुआ। अब याली टर्म में आओ, अपॉन लगाओ कॉस अल्फ़ा बाई टू का हो। देखो मैं अल्फ़ा को ए कहता हूँ, अल्फ़ा बाई टू को बी कहता हूँ, वैसे यहाँ पर को भी ए, इसको भी बी कहता हूँ। साइन ए कॉस बी प्लस, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। किसका, कॉस ए माइनस बी का। जो यहाँ पे कुछ नहीं था, वही चीज़ है ये, कॉस ए माइनस बी। ए कितना था, एल्फा कह रहे थे माइनस, बी को अल्फ़ा बाई टू कहा गया था, ठीक है। वैसे यहाँ पर को भी आओ, अल्फ़ा को मैं ए कहता हूँ, अल्फ़ा बाई टू को मैं बी कहता हूँ, वैसे यहाँ भी ए कहना पड़ेगा अल्फ़ा को, अल्फ़ा बाई टू को बी कहना। साइन देखो कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर यहाँ कितना है, माइनस साइन ए कॉस बी, ये थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि साइन के साथ कॉस आ रहा है, साइन के साथ इंटू को मैं कॉस साइन वाले फॉर्मूले में आता था, ठीक है। और कॉस वाले में कॉस के साथ कॉस ही आएगा, साइन वाले के साथ साइन ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ साइन ए माइनस बी का बन सकता है या ए प्लस बी का बन सकता है, ये ए माइनस बी का बन रहा है, ठीक है। देखो कि किस तरह से होगा, साइन ए कॉस बी, ठीक है, ये प्लस होता तो अगर, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके बनता है। तो ये यहाँ पर को प्लस होता है, यहाँ पर को माइनस होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है अगर मैं यहाँ पर को माइनस को बाहर ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो प्लस हो गया, कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, इसकी जगह माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का बन रहा है, ठीक है। तो ठीक, तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, नीचे साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। माइनस बाहर आएगा, ये साइन माइनस अल्फ़ा, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। ए कितना है इसमें, अल्फ़ा, बी अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ये हुआ, रुको अपॉन करके कॉस अल्फ़ा बाई टू भी तो लिखना था, वैसे यहाँ पर को भी कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में लिखना पड़ेगा। फिर ये वाला टर्म लिखो, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू
अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, ज़रा ऊपर और सॉल्व कर देते हैं इसको थोड़ा। देखो अल्फा माइनस 2, तो अल्फा में से एक अल्फा माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा? अल्फा माइनस 2 आएगा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, पहले से ये डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ इसके एंगल में देखो साइन के, अल्फा माइनस 2 तो कितना होगा? साइन अल्फा माइनस 2 जाएगा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 2, डिनोमिनेटर में है। वैसे यहाँ देखो माइनस साइन, ये भी अल्फा में से अल्फा माइनस 2 कटेगा तो अल्फा माइनस 2 होगा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 2, डिनोमिनेटर में है। फिर वैसे इसका भी अल्फा में से अल्फा माइनस 2 कटेगा तो अल्फा माइनस 2 ही आएगा, अल्फा अपॉन 2 आएगा, सॉरी, अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ऐसा कुछ हुआ। देखो कॉस अल्फा बाई 2, नीचे भी कॉस अल्फा बाई 2, आपस में काट दिया, कितना हुआ? 1 हो गया, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan इक्वल टू tan एक्स। वैसे यहाँ भी tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, काट दिया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आया आपका RHS सॉल्व करने के बाद, इतना आया, इसे इक्वेशन वाई कहते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या LHS और RHS इक्वल हैं। इक्वल होंगे तो उनके क्या होंगे, आपस में एलिमेंट एक होंगे। देखो कहाँ है LHS, ये रहा LHS, इक्वेशन एक्स कह रहे थे। 1 आ रहा है, दूसरे में माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ रहा है। देखो 1 आ रहा है, माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ रहा है। दूसरी रो में देखो टेन अल्फा बाई 2, फिर 1 आ रहा है, टेन अल्फा बाई 2 1 आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई क्या कह रहा है? LHS बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये कह रहा है कि ट्रस्ट के पास फंड है, कितना? 30,000 रुपीज़। ठीक है, 30,000 रुपीज़ जो फंड है, इसने इस रुपये को 30,000 रुपीज़ को टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसी 30,000 रुपीज़ को, मान लो एक बॉन्ड में उसने एक्स रुपीज़ इसी 30,000 में से लगाया और बाकी दूसरे वाले बॉन्ड पे बचा हुआ पैसा लगाया। अब देखो 30,000 में से एक्स रुपीज़ तो इस बॉन्ड पे लगा दिया, पहले बॉन्ड पे इसने लगा दिया, बचा कितना होगा? 30,000 में से एक्स रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आया होगा वही बचा होगा। यानी कि ठीक है, पहले बॉन्ड में एक्स रुपया लगाया, दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स रुपया लगाया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड से उसे 5% का इंटरेस्ट मिला, यानी कि इस एक्स रुपीज़ में उसको 5% का इंटरेस्ट मिला, और इस दूसरे वाले बॉन्ड में जो ये 30,000 माइनस एक्स रुपया जो लगा रखे है बॉन्ड पे, इस दूसरे वाले बॉन्ड में उसको 7% इंटरेस्ट मिला। ठीक, इसमें कह रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेके आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ ने कुछ टोटल इंटरेस्ट दे रखा है पर ईयर का। ठीक है, एक बार एक इंटरेस्ट आपको मिला है, कह रहा है कि 1,800 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करो कह रहा है, और दूसरी बार इंटरेस्ट आपको 2,000 मिल रखा है, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करो कह रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर पहले हम ऐसा करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला ऑप्शन लेते हैं। हम ये कहते हैं कि एक साल उसे इंटरेस्ट 1,800 मिला। ठीक है, इस पूरे पर देखो जो पैसा लगाया जाता है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक, और जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल, तो खैर टोटल ये है। अब देखो प्रिंसिपल भी यहाँ पर को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, एक 30,000 में से एक्स रुपीज़ यहाँ प्रिंसिपल बन गया है, और दूसरा 30,000 माइनस एक्स, ये भी एक प्रिंसिपल बन गया है P2। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे, इस एक्स रुपीज़ पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है, और इस वाले अमाउंट मतलब इस वाले पैसे पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये फिलहाल इतनी बारीकी होती है। अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, SI इक्वल टू P/R × T अपॉन 100। P हुआ तुम्हारा प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि जिस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। रेट हुआ आपका इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्याज हुआ। टी हुआ टाइम, मतलब कितने समय के लिए लगा रखा है। यहाँ पर को पैसा जो लगाया गया है बॉन्ड पे वो 1 साल के लिए लगाया है, तो टी हम 1 लेंगे। ठीक है,
अपॉन 100 हुआ। 100 का संबंध इससे हुआ, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुआ, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट परसेंट पे होता है, परसेंट को हटाने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, वही तब हमने यहाँ पर को 100 से डिवाइड करके, ठीक है, बात समझो। अब ये देखो कि हमें एक साल 1800 इंटरेस्ट मिला, ठीक, तो 1800 हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना होगा फिर। अब देखो किस प्रिंसिपल पे हमें मिल रहा है, इन दोनों प्रिंसिपलों पे हमें एक साल में 1800 रुपीज़ टोटल मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, प्रिंसिपल कितना है x, उस पर रेट कितना है 5%, अब परसेंट को हटाने के लिए 100 लगाना पड़ेगा, और टाइम कितना है 1 ईयर का, ठीक है। देखो इस वाले बॉन्ड पे या कहें इस x रुपीज़ पे हमें इतना इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, इतना टोटल इंटरेस्ट मिला है, SI1 मिला, ठीक है। और उसी साल इस अमाउंट पे, मतलब ये कहें इस प्रिंसिपल पे कितना 30,000 माइनस x रुपीज़ पे हमें इंटरेस्ट मिला होगा, किस हिसाब से मिला होगा 7% के हिसाब से मिला होगा, इंटू 7%। अब 7% को डिजिट में बदलने के लिए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 1 ईयर हुआ, ठीक है। देखो एक साल में इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला, और उसी साल इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला, इन दोनों का इंटरेस्ट या कहीं सिंपल इंटरेस्ट मिला के हमारे पास टोटल इंटरेस्ट बना 1800, ठीक है, क्योंकि एक साल का टोटल इंटरेस्ट क्या रहेगा, एक बार 1800 मिला, एक बार 2000 मिला। अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि 1800 एक साल मिल रखा है टोटल इंटरेस्ट, वो इन दोनों को मिला के मिला होगा, ठीक है, इन दोनों में इंटरेस्ट मिला के मिला होगा, तब यहाँ पर को प्लस कर रखा है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट ये निकाल लिया हमने, ऐसा ही निकाल दिया है, इस वाले को सॉल्व करके ऐसा ही यहाँ पर को निकाल दिया है, वो फॉर्मूला ये लगा रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें समझने की बात ये है, हमें इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, हमें जो सॉल्व करना है इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को मल्टीप्लाई हो कौन रहा है, ठीक है, देखो ये कितना है, ये प्रिंसिपल है, और 30,000 माइनस एक्स ये भी क्या है, प्रिंसिपल हो रहे हैं, और ये देखो ये प्रिंसिपल है एक्स, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5/10, 5/10 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल का इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंसिपल वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो एक बॉक्स में, एक मैट्रिक्स में हम दोनों क्या प्रिंसिपल लिख देते हैं, ठीक है, एक तरफ एक्स लिख देता हूँ, दूसरी तरफ प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल लिख देता हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिए, प्रिंसिपल लिख दिए हैं, ठीक है, और दूसरे इंटू दूसरे ब्रैकेट दूसरी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो, देखो प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो इसके हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5/100 था, इसके हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 7/100 था, ठीक है। ये कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ आई, ठीक है, इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होके क्या मिल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, तो इक्वल टू जो यहाँ पर को आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होने पर ऐसा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो कितने को कह रखा है, वो आ रहा है एक साल का एक बार 1800, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर 1800 आए, वो क्या था, ऐसा है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसको मैंने वर्टिकल, इसका मैंने क्या ऑर्डर क्या लिया है, 1:1 लिया है, 1 रो 2 कॉलम। इसका मैंने क्या लिया ऑर्डर, इसका मैंने लिया है 2x1 ले रखा है, ठीक है, 2 रो और 1 कॉलम। अब देखो ये मैंने वर्टिकल लिया और ये हॉरिजेंटल लिया, इसका कारण ये है कि इसे मैंने 2x1 लेने का कारण इसलिए लिया है इसको, क्योंकि देखो इसका 2 यानी कि इसका कॉलम वाला पोर्शन का नंबर और इसका रो वाला नंबर एक है। किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन ये रहती है कि पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली का रो का नंबर एक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। और जो इनको मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा वो कैसे पता चलेगा, पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम ले लो, जो इनका प्रोडक्ट होगा इन मैट्रिक्स का, उसका क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर
1 क्रॉस 1 होगा, ठीक है, वो उससे पता चल गया, यानी इसमें एक रो एक कॉलम होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। फिलहाल हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ पर को, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा काम हो रहा है, तो 1800 हम यहाँ पर को लिख देते हैं, ठीक है। रो और कॉलम को आपस में आप यहाँ पर को मल्टीप्लाई करने का, तो फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, तो फर्स्ट पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन के साथ, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 5 अपॉन, मतलब x इंटू 5 अपॉन 100, x इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, फिर ये सेकंड पोजीशन में, ये सेकंड, तो 30,000 माइनस एक्स ब्रैकेट लगा लो इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है, काम हो गया। देखो मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स इक्वल है इस नंबर के, ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर का ये पूरा एलिमेंट इस नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स को अब हटा देते हैं, तो x इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 1800 के, ठीक है। देखो 1/100 दोनों टर्म में क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो 1/100 को हम बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 1/100 हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। अब करली ब्रैकेट लगा के काम करना शुरू करते हैं, ठीक। तो 1/100 बाहर चले गया तो कितना होगा, 5 इंटू, मतलब x इंटू 5 कितना होगा, 5x हो जाएगा, प्लस 1/100 तो बाहर चले गया, तो क्या इतना बचा, इतना और इतना बचा, तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 बचा, ठीक है, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 बचा, ठीक है, इक्वल टू 1800, ठीक है। तो 1/100 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो वहाँ वो चले जाएगा तुम्हारा डिवीजन में, मतलब सॉरी, यहाँ डिवीजन में है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो 8,800 पहले इंटू 100 हो गया, ठीक है। बोलने में गड़बड़ हो रही है, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को सॉल्व होगा, ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट को, तो अंदर दोनों टर्म के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, पहले 30,000 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, पहले तो जीरो लगा लो, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 7 इंटू 3 कितना, 7 3 जा 21 होता है, फिर देखो 7 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो तो -7x हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो और सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5x माइनस 7x कितना होगा, -2x हो जाएगा, प्लस 210000 इक्वल टू, अब देखो ये 1800 से मल्टीप्लाई होता है, कितना होगा, 180000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, प्लस ये 2 डिजिट है, इसको राइट हैंड साइड भेजते हैं, वो माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो जो है राइट हैंड साइड में वो तो एज इट इज ऐसा रहने दो, ये आएगा इधर, ये माइनस में आया, -210000, ठीक है, -2x, देखो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया, खैर, तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर को, ठीक है। साइन बड़े का आएगा, 21 बड़ा हुआ नंबर, तो माइनस का साइन आया, देखो माइनस से माइनस काट डालो, कैंसिल कर दो कहते हैं, और 30,000 ही है ना ये, हाँ, 30,000 अपॉन 2 को इधर भेजो, यहाँ डिवीजन में आ गया। अब 2 भी इसे सॉल्व करेगा, फिर आगे कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 0, तो कितना होगा, 15,000 हो गया। तो यहाँ पर को कह रहा है कि x कितना होगा, 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब कहाँ पर को है, देखो x 15,000 आ रहा है, 30,000 में से हमने 15,000 5% इंटरेस्ट पे लगाया है, ठीक है, और 13,000 में से रिमेनिंग, देखो 30,000 माइनस एक्स की कितनी वैल्यू है, 15,000 है, 30,000 में 15,000 सब्ट्रैक्ट करो, 15,000, और बचा हुआ 15,000 हमने 7% इंटरेस्ट से किसी फंड बॉन्ड पे लगाया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 15,000, और दूसरे बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो कितना है, वो है 30,000 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो फिर 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 15,000 है, तो कितना आएगा कट के, 15,000 आएगा, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड की वैल्यू 15,000 हो गया, और ये एक्स क्या था, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड था, उसकी वैल्यू 15,000 होगी, ठीक है।
यानी कि इक्वल अमाउंट ही लगाए। फिर उसने दोनों बॉन्ड में एक जगह उसको 15,000 पे 5% का इंटरेस्ट मिला और दूसरी जगह 15,000 पे उसे 7% का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट उस साल का उसको कितना मिला था, 1,800 मिला था, ठीक है। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आप दूसरा आपको कैलकुलेट करना है बी। अब वैल्यूज को ये रखो कह रहा है वो, ठीक है। बस यहाँ पर को टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। वो 1,800 ना मिलके 2,000 मिलेगा। तो ये नंबर्स तो पूरा एज इट इज ऐसा लिखो, बस 1,800 की जगह 2,000 कर लेना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर को भी चेंज होगा, ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, बस 1,800 की जगह पर को 2,000 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साल अब इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिल रहा है दोनों बॉन्डों को मिला के वो 2,000 मिल रहा है, ठीक है। फिर इस हिसाब से आगे से जो सॉल्व करोगे वो उस जगह पर को सब जगह 2,000 होगा, बाकी ये डिजिट जो है सब सेम आते रहेगी, ठीक है। फिर ऐसे करके आप दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि उस साल इंटरेस्ट 2,000 आपको मिल रहा है। तो वो फिलहाल आपका दोबारा से घर के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डोजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डोजन फिजिक्स बुक्स, 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक्स, ठीक है। इतना लिख देते हैं। ये कह रहा है कि किसी स्कूल की कोई बुक शॉप है, वहाँ पर वो केमिस्ट्री की कितनी डोजन बुक हैं, वहाँ केमिस्ट्री की हैं तुम्हारी 10 डोजन बुक हैं, ठीक है, वहाँ उसके पास, उस बुक शॉप के पास। और फिज़िक्स की कितनी है, 8 डोजन है, फिज़िक्स को पी लिखता हूँ मैं, 8 डोजन बुक्स हैं। और 10 डोजन किसकी है, इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स की भी 10 डोजन बुक है, ठीक है, इसके पास। एक डोजन में कितनी बुक्स होंगी, या कहें एक डोजन किसके बराबर होता है, एक डोजन इक्वल टू 1 डोजन इक्वल टू 12, यानी कि एक डोजन अगर बुक की बात कर रहे हैं तो 12 बुक की बात होगी, ठीक है। ठीक है, फिर और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें और क्या कह रहा है, दियर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिव, यानी कि एक बुक की कीमत बता रहा है। ये केमिस्ट्री वाली एक बुक अगर लोगे तो उसकी एक बुक की कीमत है 80 रुपीज़, फिजिक्स की लोगे एक बुक की कीमत है 60 रुपीज़, और इकोनॉमिक्स की लोगे एक बुक तो उसकी कीमत है 40 रुपीज़, ठीक है। फिर कह रहा है ये फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करके टोटल अमाउंट बताओ, यानी कि तुम्हारे पास जितनी बुकें हैं, ठीक है, उनको बेचने के बाद जितना अमाउंट तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, जितना रुपया आएगा वो बताओ। इसको और कैलकुलेशन के लिए मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करो, ठीक, मैट्रिक्स का यूज़ करो, ठीक। अब देखो, हाँ, केमिस्ट्री की 10 डोजन है, फिजिक्स की 8 डोजन, इकोनॉमिक्स की 10 डोजन बुक है, ठीक है। हैं कितनी बुक, फिर एक डोजन में कितनी बुक होती हैं, 12 होता है। तो 10 डोजन में कितना होगा, 10 इंटू 12, यानी कि 10 इंटू 12 कितना होगा, 120 बुक्स। ये किसका है, ये केमिस्ट्री का है। वैसे ही और फिजिक्स में कितनी है, 8 डोजन है, 12 और कितनी बुक्स होंगी फिर, 12 एट 96 होता है, तो 96 बुक्स फिजिक्स की हो गई। वैसे 10 डोजन इकोनॉमिक्स की है, तो टोटल बुक कितनी होंगी, 10 इंटू 12 यानी कि 120 बुक्स, ठीक है। ये बुक्स आ गई हैं, ठीक है। मेन चीज़ हमें यही चाहिए, इन्हीं बुकों को हमें सेल करना है और पता नहीं है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ। हमें पता है कि एक बुक की कीमत पर बुक की कीमत इतनी है। फिजिक्स की केमिस्ट्री की 80 रुपीज़ है, फिजिक्स की 60 रुपीज़ है, और 40 रुपीज़ है इकोनॉमिक्स की। और केमिस्ट्री की 120 बुक्स हैं, तो टोटल केमिस्ट्री की बुकों को बेचने के पर कितना अमाउंट प्राप्त होगा। जैसे समझो इसको इधर, जैसे आपके पास 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है और एक पेन की कीमत आपके पास कितनी है, 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 2 इंटू 5 ही तो करोगे, यानी कि जितनी क्वांटिटी हो उसमें से पर नंबर को पर मतलब पर रुपीज़ को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10, तो 10 रुपये की आपके पास क्या है, आपके पास पेन है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर को भी कहना है, एक बुक की कीमत कितनी है फिजिक्स केमिस्ट्री की, 80 रुपीज़ है, और 120 बुक्स की कीमत कितनी होगी, 120 इंटू 80 रुपीज़, ये जो भी आएगा क्या आएगा, ये केमिस्ट्री की बुक की कीमत आएगी, टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री की बुक का अमाउंट आएगा, ठीक है, ये रैस लिख देते हैं। और 96 बुक है फिजिक्स की, एक बुक की कीमत है 60, 96 को 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जितना भी अमाउंट आएगा वो फिजिक्स का होगा, ठीक है, फिजिक्स का होगा।
और वैसे ही इकोनॉमिक्स में कितनी बुकें हैं, 120 बुक्स हैं, एक बुक की कीमत 40 है, तो 120 बुक्स की कीमत कितनी होगी, 120 इंटू 40 रुपीज़, तो ये इकोनॉमिक्स का आएगा। ठीक है, जब इन तीनों अमाउंट को आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, टोटल अमाउंट मिलेगा। आई बात समझ में, ये होगा। ठीक, अब ये काम हमें अगर कहा होता करने को, निकालो टोटल अमाउंट, और कहता कि यूजिंग मैट्रिक्स, मतलब एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एल्जेब्रा को यूज़ नहीं करने को कहता, तो हम इस तरह से निकाल लेते, टोटल अमाउंट निकाल लेते। पर हमें कह रखा है कि मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को ज़रूर हमें मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी, तो उनको मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ पर को कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी। और 80 रुपीज़ क्या है, प्राइस ऑफ पर बुक। ठीक है, पर प्राइस ऑफ पर बुक। ठीक है, जब क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्राइस ऑफ पर बुक से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब उसका अमाउंट निकल रहा है। ठीक है, तब अमाउंट निकल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी, भाई इसी का प्रयोग होगा, क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होगा प्राइस ऑफ पर बुक, तो हमारे पास आएगा इक्वल टू अमाउंट आएगा। ठीक है, ये सब अमाउंट होगा, जब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तब टोटल अमाउंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी प्राइस ऑफ पर बुक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा में भी, मैट्रिक्स के द्वारा इसे सॉल्व करने के लिए भी हम एक तरफ क्वांटिटी वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, एक तरफ पर प्राइस वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, वही काम करते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। पहले मैं केमिस्ट्री की बुक की क्वांटिटी ले लेता हूँ, 120 बुक्स है हमारे पास। फिजिक्स की कितनी है, 96 बुक हैं। इकोनॉमिक्स की कितनी है, 120 बुक्स हैं। ठीक है, ये हमने क्वांटिटी ले ली है। क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब प्राइस का मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री का कितनी है, एक बुक की कीमत 80 रुपीज़ है। फिजिक्स की एक बुक की कीमत कितनी है, 96 है। कितना है, नहीं, फिजिक्स की एक बुक की कीमत कितनी है, 60 रुपीज़ है। ठीक है, ये 60 है। यहाँ देखो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की एक बुक की कीमत कितनी है, 40 रुपीज़ है। ठीक है, क्वांटिटी किससे, प्राइस ऑफ पर बुक वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक, जब क्वांटिटी प्राइस से मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो भी हमें मिलेगा वो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, मतलब कितना हमें सारी बुकों को सेल करने पर मिला। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, फिर अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। देखो इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये 1 रो क्रॉस 1 2 3, 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम। ठीक है, अब देखो अगर हमने इसे 1 क्रॉस 3 इस वाली मैट्रिक्स को ले रखा है क्वांटिटी वाली, तो हमें इसे 3 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स यहाँ पर को लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किन चीज़ों को देखना पड़ता था, पहली मैट्रिक्स के कॉलम वाले हिस्से को देखना पड़ता था और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो वाले हिस्से को देखना चाहिए। दोनों के नंबर एक होने चाहिए। इसका कॉलम में 3 है, इसके मतलब हाँ इसके कॉलम में 3 है और इसके कॉलम में कितना है, मतलब इसके रो में कितना है, 3 है। तो 3 3 सेम नंबर है। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता था, पहली मैट्रिक्स के रो वाले हिस्से को देखना पड़ता था और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम वाले हिस्से को देखना पड़ता था। ठीक है, तो ये यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो कहने का मतलब होगा 1 क्रॉस 1 की कोई मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर को अमाउंट में। ठीक है, जिसमें 1 रो 1 कॉलम ही होगा। ठीक, इससे पता चलेगा कि क्या मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट होने पर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया, हमें ये पता तो चल गया है कि 1 क्रॉस 1 की होगी करके, यहाँ मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की होगी, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई होने में क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, अमाउंट की मैट्रिक्स इतने की होगी। ठीक है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की होगी। तो ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 80, इसी के अंदर 120 इंटू 80, अपने से प्लस लगाओ, 96 इंटू 60, 96 इंटू 60 प्लस
120 इंटू 40, 120 इंटू 40, ठीक है। ये क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, ठीक है, अमाउंट ही निकालना है। इक्वल टू, अब देखो मैट्रिक्स हटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। 120 इंटू 80 कितना हुआ, पहले तो 0 0 लिखो, तो पीछे के 12 8 सा 96 होता है, ठीक है। तो 96 आ गया, फिर प्लस हो गया, फिर देखो 6 ये हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36 का ये हुआ 3 है, 6 6 ज़ा 36 मोटो 6 9 ज़ा 54 होता है, 54 प्लस 3 57 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, तो प्लस लिखो, फिर देखो 2 2 जो जीरो है यहाँ, 2 जीरो पीछे लगा दिया। अब देखो 12 4 जा कितना होता है, 12 12 24 12 3 26 सब 12 5 12 4 जा कितना होता है, 12 24 12 3 26 सब 48 होता है, ठीक है। कितना होता है, 48 होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसे ऐड करना शुरू करो, 0 0 0 यूनिट में 0 ही है, फिर 0 6 0 6 हो गया, 8, अब देखो 8 7 6 है ना, 8 और 7 को ऐड करो, 15 हुआ, 15 और 6 21, 2 कैरी हो गया, 4 5 9 9 9 18 18 प्लस 2 20, तो कुल कुल इतना अमाउंट आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, 20,160 रुपीज़। यानी कि इन किताबों को बेचने पर टोटल कितना आएगा हमारे पास, 20,160, यानी कि बुक सेलर को 20,160 रुपीज़ मिल रहा है। तो यही फिलहाल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। ये कह रहा है कि ये मानो कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी क्या है, मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर इतना कुछ, एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस एन, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के, जेड का ऑर्डर 2 क्रॉस पी और डब्ल्यू का ऑर्डर एन क्रॉस 3, पी का ऑर्डर पी क्रॉस के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये बात है, कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन और एन के पी, कह रहा है एन के पी में के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे, ठीक है, क्या प्रतिबंध होगा, क्या वो नहीं हो सकता है। सो डैट इसमें कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन आर, ठीक है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन करो कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले ज़रा मैं ऑर्डर उतार लेता हूँ, ठीक है, जिसके जो ऑर्डर है, जैसे एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस एन है, मैं सबको लिख देता हूँ ज़रा एक बार, ठीक है। मैंने सबके ऑर्डर लिख दिए। फिर ये क्या कह रहा है कि सो दैट पी वाई, कैपिटल पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, ठीक। देखो पी वाई क्या है, ये कैपिटल पी वाई ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिसेस हैं, डब्ल्यू वाई भी मैट्रिक्स है। यहाँ पी और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पी का ऑर्डर कितना है, देखो कहीं लिखा है मैंने, कैपिटल पी का ऑर्डर ये रहा, ये क्या है, पी क्रॉस क्या है, वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस आर, ठीक है, प्लस तो प्लस रहा। और यहाँ देखो, यहाँ डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, ये है एन क्रॉस 3, और वाई का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस के, ठीक है। देखो जब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पी और वाई क्या है, मैट्रिसेस तो हैं, ऊपर कह रखा है, जब दोनों मल्टीप्लाई होती हैं ये मैट्रिसेस, ठीक है, तो कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वो तब मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब ऐसा, यानी कि पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम नंबर है यहाँ पर को, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर जैसे वाई यहाँ पर को आगे यहाँ पर को कितना है 3 आ रहा है, तो के को भी यहाँ पर को क्या है 3 होना चाहिए, ठीक है। जब के 3 होगा यहाँ पर को, जैसे पी क्रॉस 3 और ये वाई 3 क्रॉस के, ठीक है, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो इक्वल होगा, सेम नंबर होगा, तब ये पी और वाई मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर को पी वाई को मल्टीप्लाई होने के लिए के का 3 होना पड़ेगा, ठीक है, ये बात हुई। अब देखो डब्ल्यू और वाई ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए, देखो पहले का कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ 3 है, तो यह डब्ल्यू और वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, ये तो खैर बात सेम हो गई, ठीक है, ठीक है, ये बात हुई। ये इससे पी इंटू वाई डब्ल्यू इंटू वाई, ठीक है, ये काम हुआ। अब जो इन दोनों के प्रोडक्ट यहाँ पर को आ रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर को कोई सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स आई होगी, यहाँ पर को भी सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कब ऐड हो पाएंगी, वो मैट्रिक्स तब और ऐड हो पाएंगी जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी कि पी वाई सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स आने के बाद जो आई मैट्रिक्स, ठीक है, उसका ऑर्डर
ठीक है, वो सेम होगा ऑर्डर, ठीक है। जैसे n क्रॉस n है तो n क्रॉस n ही होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 हो पाएगा, तब ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो पाएंगे, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर को ये कह रहा है, ठीक है, ये कब ऐड हो पाएंगे, देखो k इक्वल टू 3, एक बात तो ये चीज़ यहाँ पर को मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर को देखना पड़ेगा कि दूसरा ऑर्डर क्या हमारा किस हिसाब से सेम होना चाहिए। हाँ, वो तब हो पाएगा, देखो तो P क्रॉस K की मैट्रिक्स तो यहाँ, और रुको, P और Y मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, देखो पहले वाली का रो और दूसरे वाली का कॉलम लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये होगा P क्रॉस K मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर को, ठीक है। और यहाँ पर को क्या आएगा, पहले का रो n और दूसरे का कॉलम यानी कि K, तो n क्रॉस K की मैट्रिक्स यहाँ आएगी इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स भी आपस में तब मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब सेम ऑर्डर होगा, देखो K तो सेम है, आगे P और P वाला रो और इसकी भी रो सेम होनी चाहिए, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर को हमें P इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। P इक्वल टू n हो गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो पाएंगी, ऐड हो पाएंगे, क्योंकि सेम ऑर्डर बन रहा है यहाँ पर को भी, यहाँ पर को भी। देखो P इक्वल टू n हो जाएगा तो क्या होगा, P की जगह n रख दोगे तो n क्रॉस के ये हो जाएगा, n क्रॉस के पहले से यही है, ठीक है, सेम ऑर्डर है, आपस में ऐड हो सकती है, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब P इक्वल टू n हमने किया तब हुआ। तो यहाँ पर को दो कंडीशनें ठीक हुई, एक K इक्वल टू 3 होना चाहिए और P इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में कैसे हुआ करके, ठीक। तो K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू n, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में कैसे हुआ करके, ठीक है।